मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का पहला टॉपिक हमने सोचा है कवर करने के लिए। डीएनए के बारे में सभी लोगों ने 9th क्लास में सभी ने पढ़ा होगा। 9th क्लास में जब आप पढ़ते थे तो उस टाइम पे न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाया गया होगा। सेल एक चैप्टर है, वहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। सभी लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। जो बच्चे 9th क्लास के हैं, एक्चुअल में ये टॉपिक नीट से रिलेटेड है, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा बेसिक टच देना ज़रूरी है ताकि पुरानी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके चीज़ों को आसानी से समझा जा सके। तो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर सभी जानते हैं कि न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं, और बाद में यही कंडेंस करके क्रोमोसोम्स बनाते हैं। और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, डीएनए रैप्ड होते हैं, ठीक है। और बाद में इसी का फर्दर जब पैकेजिंग होता है तो इसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, जो एक टॉपिक है डीएनए पैकेजिंग, जिसके अंदर और डिटेल में डिस्कस किया जाएगा किसी और वीडियो में। लेकिन अभी फिलहाल डीएनए को हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो डीएनए है, ठीक है। तो डीएनए के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक कैसे, डीएनए बनता कैसे, क्योंकि सभी जानते हैं कि डीएनए पॉलीमर है और पॉलीमर हमेशा छोटे छोटे यूनिट से मिल करके बनता है, ठीक है। तो बहुत सारे छोटे यूनिट्स जो मिल करके जिससे डीएनए बनते हैं, वो यूनिट का नाम क्या है और वो कैसे बनता है, क्योंकि उसी को बनाना सीखना है और फिर उसी को हम जोड़ते चले जाएंगे तो हमको डीएनए का एक बड़ा सा मॉलिक्यूल मिल जाएगा जिसको हम पॉलीमर बोलते हैं। और पॉलीमर भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। डीएनए एक हेटेरो पॉलीमर है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस वजह से डीएनए को हेटेरो पॉलीमर कहा जाता है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये बनता कैसे है, इस चीज़ को यहाँ पे हम सबसे पहले समझाने की कोशिश करेंगे। और इस न्यूक्लियोटाइड को हम जोड़ करके डीएनए कैसे बना सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए, डीएनए के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पहले से सभी लोगों के पास होगा। डीएनए से हमेशा आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। इस बात को सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। ये बताया था क्रिक ने। क्रिक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने, वाटसन और क्रिक दोनों लोगों ने मिलकर के डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल दिया था, जो बहुत फेमस हुए थे। 1953 में इनको नोबेल प्राइज से भी अवार्ड किया गया था। तो ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन इस तरीके से ट्रांसफर होता है इसको सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। यहाँ पे सबसे पहले डीएनए से आरएनए बनता है, इस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं इसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन, और ये वाला प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन भी यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा मैं किसी और वीडियो में। और डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को कहा जाता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन भी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, एक काफ़ी बड़ा प्रोसेस होता है जिसको भी किसी और वीडियो में डिटेल में समझाने की कोशिश करी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए क्या है और डीएनए कैसे बनता है उसके बारे में हम एक्चुअल में बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है और डीएनए को कहा जाता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। जैसा कि अभी जस्ट हमने आपको कहा कि डीएनए एक पॉलीमर है, तो जाहिर सी बात है ये छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के बनेगा जिसको मोनोमर कहा जाएगा। तो ये मोनोमर क्या है और कैसे बनता है इस चीज़ को हम यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं। डीएनए का जो मोनोमर होता है उसको कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड स्टेप बाय स्टेप जुड़ते चले जाते हैं तो डीएनए मिल जाता है। मान लीजिए एक न्यूक्लियोटाइड हमारे पास, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे हम न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ते चले जाएंगे और हमको डीएनए मॉलिक्यूल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इस चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। देखिए, न्यूक्लियोटाइड में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, और तीसरी चीज़ होती है फॉस्फेट। 3 चीज़ों से मिलकर के बनता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस को अगर हम जोड़ते हैं तो इसको कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड, और अगर उसमें हम फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड कर देते हैं तो इसको कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मिल करके न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। यहाँ पे लिखा भी है, लेकिन एक बार मैं फिर से चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पेंटोज शुगर है
जाहिर सी बात है, जब भी हम शुगर बोलते हैं इसका मतलब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहे हैं। पेंटोज शुगर का मतलब 5 कार्बन का कोई कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट के बारे में हल्का से हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए कार्बोहाइड्रेट का ये एक जनरल फार्मूला होता है CH2ON, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है ओलिगोसैकेराइड, एक होता है पॉलीसैकेराइड। हालांकि कार्बोहाइड्रेट के बारे में ज़्यादा डिटेल में बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं। मोनोसैकेराइड में एक ही यूनिट होता है, ओलिगो में 2 to 9 मोनोसैकेराइड्स ऐड करके बनाए जाते हैं, और पॉलीसैकेराइड्स में मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स को ऐड किया जाता है, तो ये पॉलीसैकेराइड बन जाता है, ठीक है। तो हमको 5 कार्बन का चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये पेंटोज है। पेंटोज का मतलब 5 कार्बन का शुगर, ठीक है। तो हमको 5 कार्बन का शुगर चाहिए। ये 5 कार्बन का शुगर हम कैसे लेकर के आएंगे उस चीज़ को यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। ये 5 कार्बन का होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे डीएनए के बारे में जो हम यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली 3 चीज़ों को हम ऐड करके इस डीएनए को बनाने वाले हैं, जो कि न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। और ये डीएनए किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड आपस में ऐड होंगे, इस चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास 5 कार्बन का शुगर होना चाहिए, तो इसको हम बना लेते हैं। ये एक्चुअल में रिंग स्ट्रक्चर है, इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर भी होता है, लेकिन यहाँ पे अभी हम फिलहाल नहीं बना रहे हैं, ठीक है। OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे एक OH होता है, और यहाँ पे होता है CH2OH, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 कार्बन है हमारे पास। तो ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये है राइबोज। ये डीऑक्सीराइबोज नहीं है, इसी से हम कैसे डीऑक्सीराइबोज बनाएंगे इसको भी हम आपको बताएंगे। तो ये है राइबोज शुगर, ठीक है। अभी फिलहाल हम पहले शुगर के बारे में बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद बेस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, और उसके बाद फास्फोरिक एसिड इसमें कैसे ऐड करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो तीनों चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप ऐड कर देंगे, जिससे हमको न्यूक्लियोटाइड मिल जाएगा। तो ये राइबोज शुगर है। राइबोज शुगर आरएनए के अंदर होता है और डीएनए के अंदर होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। तो डीऑक्सी कैसे बनाते हैं, इस हाइड्रोजन को यहाँ से हम हटा देते हैं, ठीक है। इस हाइड्रोजन को हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। ऑक्सी ऑक्सीजन से, और डी का मतलब होता है रिमूव कर देना, तो ऑक्सीजन को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, डीऑक्सी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से यहीं से रिमूव कर देते हैं। अगर ये जो राइबोज शुगर है हमारा, ये डीऑक्सीराइबोज बन जाएगा, डीऑक्सी राइबोज। तो यही वाला डीऑक्सीराइबोज शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम डीएनए बनाने वाले हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर लिया है, ठीक है। अब देखिए इसी के अंदर हम क्या जोड़ देते हैं, अगर नाइट्रोजनस बेस, ये हमारे पास डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इसके अंदर हम अगर नाइट्रोजनस बेस ऐड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो OH है इसी को हम रिमूव करके कोई भी नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, ये हमको मिल जाएगा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजनस बेस बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स डबल मेंबर्ड रिंग होते हैं और पायरिमिडीन्स सिंगल मेंबर्ड रिंग होते हैं, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं या कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर रिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कार्बन्स होते हैं और बीच बीच में कहीं कहीं पे नाइट्रोजन होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे राइबोज शुगर के बारे में हल्का सा बात कर लेता हूँ यहाँ पे नीचे, और फिर उसके बाद फिर इसको हम ऐड कर देंगे। राइबोज शुगर, सॉरी नाइट्रोजनस बेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। राइबोज शुगर तो हमने बात कर लिया, नाइट्रोजनस बेस के बारे में बात कर रहे हैं। नाइट्रोजनस बेस देखिए 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स 2 टाइप के होते हैं, एडेनिन और गुआनिन, और पायरिमिडीन्स भी 2 टाइप के होते हैं, साइटोसिन और थाइमिन। अगर ये आरएनए होता तो यहाँ पे हम थाइमिन की जगह पे यूरेसिल लिखते हैं, लेकिन क्योंकि ये डीएनए है तो यहाँ पे 2 प्यूरिन्स और 2 पायरिमिडीन्स स्टेप बाय स्टेप जैसा यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है उस तरीके से ऐड किया जाता है।
तो अगर हम पेंटोज शुगर को नाइट्रोजन बेस के साथ ऐड कर देते हैं तो हमको मिल जाता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब ये नाइट्रोजनस बेस कुछ भी हो सकता है, आइदर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन या थाइमिन, कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में हम अभी थोड़ा सा और आगे बात करेंगे। अब देखिए ये जो नाइट्रोजनस बेस है और यहाँ पे जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को कहा जाता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड है ये बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड्स होते हैं, ये सारे बॉन्ड्स कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। जहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट रहेगा वहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स जरूर होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा जाता है, नीट में यहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हैं। एक्चुअल में ये जो लेक्चर्स हम बना रहे हैं, यहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं, ये नीट को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है और उसके बाद अब ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बन करके आ गया है, इसका नाम है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब हम इसके अंदर फास्फोरिक एसिड ऐड कर देंगे जिससे हमको मिल जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो ये फास्फोरिक एसिड क्या है, कैसे ऐड करते हैं वो थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, देखिए फास्फोरिक एसिड का फार्मूला होता है H3PO4। ठीक है, ये क्या है, ये है फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, और ये इनऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा H3PO4। इसको अगर हम ओपन कर दें तो इस तरीके से हमें लिखना चाहिए, एक फास्फोरस है, 4 ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन हमने यहाँ ऐड कर दिया, दूसरा यहाँ ऐड कर दिया, तीसरा यहाँ ऐड कर दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे खाली रह गया। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड्स होते हैं, केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा सभी लोगों को आता होगा। तो इस तरीके से H3PO4 बॉन्ड्स हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है इसका नाम है फास्फोरिक एसिड। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और बाकी सारे बॉन्ड सिंगल हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फास्फोरिक एसिड है और ये क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब इसको हम यहाँ पे किस तरीके से ऐड करेंगे, इसी चीज़ को यहाँ पे समझना है। ठीक है, अब देखिए इसको हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, एक फास्फोरस, OH ग्रुप, यहाँ पे ऑक्सीजन और एक यहाँ पे OH। ठीक है, तो ये देखिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास OH ग्रुप होगा तो ये एक्चुअल में अल्कोहल होता है। जो बच्चे पढ़ते हैं 9th 10th में या उसके आगे की क्लासेस में पढ़ रहे होंगे वो सभी जानते हैं कि OH ग्रुप अल्कोहल की पहचान है। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, कार्बो सल्फो एसिड, एमाइड, एल्डिहाइड, कीटो, थायरो, एमीन, इन, आइन, बहुत सारे ग्रुप होते हैं जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जब भी OH ग्रुप आपको कहीं पे भी दिखे, OH ग्रुप ये पहचान होती है कि वो अल्कोहल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये OH ग्रुप है और ये क्या है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो इसके पास जब भी OH होगा इसका मतलब ये अल्कोहल है। ठीक है, और यहाँ पे जो OH है ये एक्चुअल में इनऑर्गेनिक एसिड का पार्ट है, ये अल्कोहल नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये इनऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जब OH ग्रुप होते हैं तभी हम उसको अल्कोहल बोलते हैं, अदरवाइज नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम एक बॉन्ड बनाने वाले हैं। यहाँ पे हमने क्या बना लिया है, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, इसका नाम है न्यूक्लियोसाइड। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसको यहाँ से एक बॉन्ड बनाने वाले हैं। तो इसका जो OH ग्रुप और इसका हाइड्रोजन, ये दोनों रिएक्शन करेंगे और यहाँ से टूट करके बाहर निकल जाएंगे। इसी को डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहा जाता है क्योंकि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम यहाँ पे नीचे बना सकते हैं एक इस तरीके से। यहाँ पे हमारे पास कोई भी नाइट्रोजनस बेस है, मान लेते हैं एडेनिन है, तो मैं यहाँ पे एडेनिन लिख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमको मिल जाएगा CH2O। ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया। ठीक है, और उसके बाद फास्फोरस हम यहाँ पे ऐड करते चले जाएंगे, एक तरफ OH, इस तरफ OH और एक तरफ डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड हमको मिल रहा है इस बॉन्ड का नाम होता है फास्फोएस्टर बॉन्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बॉन्ड का नाम है फास्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर हमको मिल करके आ रहा है, एक यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जो हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडेनिन हमने ले लिया है,
कुछ भी हम ले सकते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, इन चारों में से किसी एक को भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये एडेनिन है, ये पेंटोज शुगर है और ये फास्फोरिक एसिड है। इन तीनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, न्यूक्लियोटाइड। ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कि 3 चीजें होनी चाहिए, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड। और शुगर कौन सा है, पेंटोज शुगर 5 कार्बन का, नाइट्रोजनस बेस है और फास्फोरिक एसिड है। अब यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड आया है इसका नाम है फास्फो एस्टर बॉन्ड। अब देखिए हमने एस्टर बॉन्ड क्यों कहा है, इसके पीछे का लॉजिक या रीजन क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसको एस्टर बॉन्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एल्कोहल, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये एसिड है। जब भी एल्कोहल और एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमेशा क्या बनता है, एस्टर। ऐसे रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है। केमिस्ट्री में मेरे ख्याल से 9th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये ऐसे रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। और जब भी यहाँ से जाहिर सी बात है एल्कोहल और एसिड से रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। तो जो बॉन्ड यहाँ पे बनता है उसी बॉन्ड को एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि फास्फोरस है यहाँ पे इसलिए इसको फास्फो एस्टर बॉन्ड कह देते हैं। ठीक है, सिंपली फास्फो एस्टर बॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, नीट में कई बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, कोई भी एडेनिन, गुआनिन या कोई भी नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। कई सारे क्वेश्चन यहाँ से नीट में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या है, डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड है। अब इस न्यूक्लियोटाइड से हम डीएनए कैसे बनाने वाले हैं, या डीएनए कैसे बनेगा, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने न्यूक्लियोटाइड बना लिया है, अब न्यूक्लियोटाइड को स्टेप बाय स्टेप जोड़ते चले जाएंगे और हमको डीएनए का कंप्लीट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ठीक है, और डीएनए के जिस मॉलिक्यूल के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं उसको बीडीएनए कहा जाता है। और इसके बारे में सबसे ज़्यादा डिटेल में अगर किसी ने बताया था तो वो थे वाटसन एंड क्रिक, जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।